ये मैं आया हूँ इधर नेहरू पार्क में घूमने, देख सकते हैं आप इधर। इधर ये कुछ लड़के बैठे हुए हैं तो इनसे हम बात करके देखते हैं। आजकल देश में क्या है, कुछ ईमानदारी, नैतिकता, जो मॉरलिटी है वो तो बची ही नहीं। तो जो हमारे देश का सिस्टम, अभी नीट का पेपर जो लीक हुआ आपने पता है उसके बारे में, तो मतलब क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? अब क्या कहें जी, अब यही है, भारत में हमेशा से पेपर लीक होते रहते हैं, सीबीआई की जांच करवाई जाती है, सीबीआई खुद मिली हुई रहती है, सीबीआई के ऊपर लोगों का विश्वास उठ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। हर बार पेपर लीक होना आम बात हो गई है। मतलब सीबीआई या ईडी अगर कोई भी काम करती है तो ऐसा क्यों लगता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, पता नहीं मैं गलत चैनल को देखता हूँ या कि मतलब ईडी और सीबीआई यानी कोई बीजेपी का कोई एक आदमी है या उसकी एक संस्था है या उसका एक डिपार्टमेंट है जो बीजेपी के लिए काम करता है। मेरी ऐसी साइकोलॉजी क्यों बन गई, क्योंकि हर जगह ये ईडी जो काम करती है, सीबीआई जो काम करती है, ये बीजेपी के पक्ष में करती है, मुझे तो ऐसा लगता है। जी पता नहीं मैं गलत हो जी सकता जी, हूँ। अब आप ही देखिए ना, मतलब कि ईडी सीबीआई को एक राजनीतिक दृष्टिकोण से यूज किया जा रहा है। क्यों विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों रेड हो रही है? क्या सिर्फ वही भ्रष्टाचार करते हैं? हाँ। क्या पक्ष के नेता भ्रष्टाचार नहीं करते? अभी आप ही देखिए ना, नेता धीरे धीरे छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि सीबीआई की रेड पड़ जाए। अभी राघव चड्ढा को देख लो ना, और ऐसे तमाम जो भी है ये पॉलिटिशियन है, किसी को भी उठा के देख लीजिए आप, कम से कम 20 से 30% ऐसे राजनेता मिल जाएंगे जो या तो बीजेपी को किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करेंगे या उस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में मिल जाएंगे या राजनीति छोड़ देंगे। समझ रहा बात है, लेकिन वो विपक्ष में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि देखो कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा अदर पार्टी में गलती नहीं करते, सभी पार्टियां ऐसी होती है, गुंडे मवाली सभी तरीक़ा की पार्टियों में होती है, लेकिन जो गुंडागिर्दी है वो और पार्टियों में ही क्यों दिखाई देती है और पार्टी में रहने तक ही क्यों दिखाई देती है? जब वो पार्टी का सदस्य उस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में आ जाता है तो क्या सच में ही कोई ऐसी वॉशिंग मशीन है जो उसके सारे पाप धुल देती है? चाहे रेपिस्ट हो, चाहे जो मर्डरर हो, चाहे किसी भी तरीक़ा से जो वो कर रहे हैं, चाहे ये जो पैसे लेके भाग जाते हैं विदेशों में, चाहे वो हो, ये सब इनडायरेक्टली किसी भी ना किसी तरीके से बीजेपी से जुड़ जाते हैं। अच्छा चलिए, आप मुझे ये बताइए कि जब एक टाइम पे जब कांग्रेस का प्रभुत्व था, हाँ। और जो इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई, क्या उससे ये स्थिति काफ़ी मिलती जुलती नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो इंदिरा गांधी का जो समय था जब इमरजेंसी लगाई थी, उसको ब्लैक डे या ब्लैक पीरियड के नाम से ऐसा कुछ जानते हैं, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो वो उससे भी घातक स्थिति है ये। अब पूछिए आप क्यों? क्योंकि उस टाइम पे स्पष्ट था, उस टाइम पे बता दिया गया था, सब लोगों को पता चल गया था कि इमरजेंसी लागू हो चुकी है, हमारे देश पे ऐसा ऐसा संकट गुजर रहा है, हमारी जो स्वतंत्रता है उसका हनन हो चुका है। लेकिन इस टाइम पे बहुत से ऐसे, मैं उनको अंधभक्त कहूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उनको ये पता नहीं है कि हम पे एक अधिकार, किसी पार्टी ने हम पे एक अधिकार कर लिया है, और जिसका एक सबसे बड़ा कारण है गोदी मीडिया। क्योंकि हम होते हैं जो चौथा पिल्लर कहा जाता है लोकतंत्र का, मीडिया, उसके माध्यम से ही हम सारी बातों को सुन पाते हैं। क्योंकि आम आदमी को कुछ नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है, संसद में क्या चल रहा है, विधानसभा में क्या चल रहा है, सिर्फ उसको मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। आपकी बात से मुझे एक बात याद आएगी, अभी जो मीडिया की जो रिपोर्ट, अच्छा, मीडिया की पारदर्शिता की जो रिपोर्ट आई है, हाँ वो मत बताओ मुझे हाल। उसमें भारत में 157वीं रैंक आई है भारत की, तो आप बताइए क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ यार, 157वीं रैंक है, 200 देश नहीं, उनमें भी 157वीं रैंक है। 193 ऐसे कुछ देश है टोटल जो मान्यता प्राप्त है, कहने का मतलब। तो उनमें से कौन सी 157, और पहले कुछ ऐसी थी, 151 थी पहले। हाँ तो फिर वही बात है, ये समझो। तो अब दिमाग लगाओ, आप सोचो थोड़ा सा कि जब सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, पॉपुलैरिटी या जो ये पॉपुलेशन के अगर उससे देखें तो पहले नंबर पे आता है, जीडीपी में देखें तो चौथे नंबर पे, अभी 6वें नंबर पे गया था, वो युद्ध के कारण वो जो भी है। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है उसकी मीडिया का ये हाल है
तो क्या हमारी हालत पाकिस्तान जैसी नहीं है? क्या हमारी हालत अफगानिस्तान जैसी नहीं है? क्या हमारी हालत बांग्लादेश जैसी नहीं है? अच्छा, आप तो मुझे ये बताइए कि एक टाइम पे 2007 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की, उस टाइम पे विश्व वित्तीय आपात से गुजरा 2007 में। हाँ, आर्थिक संकट आया, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने भारत के ऊपर इसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ने दिया। बिल्कुल। लेकिन जब अभी जो अमेरिका और मतलब कि जो युद्ध हो रहा है अभी अमेरिका के और इधर उस जो हार्मोस वाला एरिया हॉर्मुज़ वाला जो उसको एरिया है, बंद कर दिया गया। उसका गल्फ ऑफ भारत हॉर्मुज़। के ऊपर प्रधानमंत्री आकर के कहता है कि आप लोग गाड़ी मत चलाइए, आप लोग सार्वजनिक हाँ यार, ये चीज़ मेरे भी समझ में नहीं आती। ठीक है, वो एक सिंबॉलिक हो सकता है, लेकिन देश में जनता का कितना प्रतिशत पैसा चुनावी रैलियों में चला जाता है? अगर आपको कहे कि सबसे ज़्यादा आपको लोग कहाँ दिखते हैं, तो मंदिर के अलावा दिखेंगे तो केवल पार्टियों की रैलियों में। ये केवल बीजेपी से संबंधित नहीं है, ये सभी की बात हो रही है यहाँ पे। जो चुनाव होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के होले, लेकिन जो उनके जो पीछे जो फैन फॉलोइंग होती है उनकी, जो उनके जो समर्थन करने वाले होते हैं, उनकी इतनी सारी भीड़ होती है कि वो मतलब उनके कारण इतना पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत सारा सिस्टम, पूरा मैनेजमेंट, सिक्योरिटी जो भी है, सारा इतना सारा खर्च होता है। वो किसकी हमारी जेब से जो जा रहा है। कोई उसको विदेश से तो ला नहीं रही कि यार अपने उसने बेटे भेज दिए हो मोदी ने, या फिर राहुल गांधी ने अपने बेटे, हालांकि उनकी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं है, लेकिन उनका कोई परिवार का या उनका कोई घरवाला या उनकी कोई जो प्रॉपर्टी है पुरानी, उसको यूज़ लेके ऐसे थोड़ी है कि चुनाव करवा रहे हैं। वो केवल हमारे टैक्स का पैसा है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न पूछ करके हम अपनी इस वार्तालाप को यहीं पे ख़त्म करेंगे। हाँ जी। आप बताइए कि भारत में अभी के टाइम पर जो हमारी जो बीजेपी की जो मानसिकता है वो आरएसएस वाली है कि हम धर्म को तो प्रमोट कर रहे हैं हर जगह, लेकिन जो युवाओं के सामने जो बेरोजगारी की जो समस्या है उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, पहली बात तो बीजेपी की आरएसएस वाली विचारधारा है, ये सही बात है, लेकिन आरएसएस की जो विचारधारा है, जो इसकी नींव लगाई थी, तो ये किसी सही उद्देश्य के लिए लगाई थी, ऐसा मैंने सुना है। तो कुछ जो विशेषज्ञ है उनसे, उनके बड़े बड़े लोगों के वीडियो देख के, पॉडकास्ट देख के, अब जब इसकी जड़ में जाते हैं तो ये एक्चुअल में धर्म को प्रमोट करने का एक तरीका, एक संगठन बनाया था, लेकिन अब ये धर्म के नाम पर केवल अंधभक्ति, केवल बीजेपी को सपोर्ट करता है। ये ना तो दलित के पक्ष में बात करता है, ना ही महिलाओं के पक्ष में बात करता है, ना ही माइनॉरिटी के पक्ष में बात करता है, ना ही ये गरीबों के पक्ष में बात करता है, ना ही ये पढ़े लिखे जो अदर लैंग्वेज है, जैसे कि साउथ इंडियन की बात करते हैं, उधर पूर्वी इंडिया की बात करते हैं, चाहे नागालैंड ले लो, वहाँ पे कैसी स्थिति हो रही है, उसको बीजेपी या आरएसएस के किसी भी लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। उनको केवल वहाँ आरएसएस का अपना एजेंडा अपनाना है, जहाँ उनको लगता है कि यहाँ बीजेपी के वोट कम है, ये बीजेपी को वोट नहीं देता, ये विपक्ष का है, या उनकी सीट वहाँ पे कम आती है, या उनकी वोट कम है, और उस प्रकार का अगर व्यक्ति बीजेपी का सपोर्ट करता मिलेगा या फिर धर्म का सपोर्ट मतलब विरोध करने मिलेगा, तो उस पर जाके चढ़ जाएंगे, ये डंडे चलाएंगे, ये पता नहीं क्या क्या करोगे। और एक बात मैं बताता हूँ आपको कि अगर हम जैसे कि किसी भी चीज़ को प्रमोट करते हैं, तो प्रमोट करने के लिए सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है, कि किस जो भी आरएसएस की जो विचारधारा, ये जो संगठन है, इसका धर्म को प्रमोट करना होता है। लेकिन अगर यही व्यक्ति धर्म के, अगर यही विचारधारा, यही संगठन धर्म के, अगर यही विचारधारा, यही संगठन धर्म के लिए या धर्म के नाम पर कुछ गलत करे, तो आप मुझे बताइए किसी भी तरीक़ा से, या तो दलित के साथ करें, या महिला के साथ करें, या माइनॉरिटी के साथ करें, या किसी दूसरे धर्म के साथ करें, या किसी जाति के साथ करें, या जातिवाद करें, तो फिर बताइए इसमें क्या बदनाम होगा? हमारा धर्म बदनाम नहीं होगा इसमें आरएसएस वालों से? देखिए, ये जो मुद्दा है ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है और काफ़ी बड़ा मुद्दा है।
इसके लिए हम कभी और ये लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसके लिए कभी और बात डिस्कस करेंगे। करेंगे, हाँ, और किसी दिन बात करेंगे। लेकिन जो मैं ये कहना चाहूँगा कि आरएसएस है, इसको मैं ये नहीं कहता इसको बंद हो जाना चाहिए, बस इसका जो उद्देश्य है उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये दंगे फैलाने में और इन चीज़ों को प्रमोट करने में। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं, आज का ख़त्म करते हैं। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।